हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा था और कंप्लीट कर लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। आज की क्लास में हम लोग नए टाइप के मिरर्स पढ़ेंगे और ये जो नए टाइप के मिरर्स हैं इनका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। इज इट ओके? तो हम स्फेरिकल मिरर आज पढ़ने जा रहे हैं और स्फेरिकल मिरर को शुरू करने से पहले, इसके टाइप्स जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशंस थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, लिख रही हूँ मैं डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए। स्फेरिकल मिरर इज दैट mirror in which reflecting surface is a part of hollow sphere ऑफ ग्लास। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगी, ध्यान से सुनिएगा। हमें यहाँ पर क्या लेना है? पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। होलो वर्ड का मतलब भी आप लोग समझते हैं जो अंदर से खाली हो, और स्फेरिकल वर्ड का मतलब भी आप समझते हैं विच इज बॉल लाइक इन शेप। इज इट ओके? तो हमें पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास लेना है। अगर यहाँ पर मैं ये होलो स्फेयर बनाऊँ, दिख आपको सर्कल रहा है, पर इमेजिन आप इसे स्फेरिकल कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ये 2D बोर्ड है, आपको 3D इमेजिनेशंस रखनी है। तो एज दिस इज अ स्फेयर, तो हमें पूरा स्फेयर काम में नहीं लेना है, हमें पार्ट ऑफ स्फेयर काम में लेना है। और पार्ट ऑफ स्फेयर का मतलब हमें इस स्फेयर का एक हिस्सा काम में लेना है, राइट? तो जैसे कि हमने ये एक पार्ट बना दिया इस स्फेयर का। इज इट ओके? तो दिस पार्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। पर अब मिरर बनाने के लिए तो हमें इसमें सिल्वर पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में उस सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रेड पेंट से कोट भी करना पड़ेगा, जैसा हमने प्लेन मिरर के फॉर्मेशन के लिए किया था। और इसी के साथ में हमारे पास में स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं कि पॉलिशिंग और रेड पेंट हम इस स्फेरिकल मिरर के आउटर पार्ट पर करें या फिर इसके इनर पार्ट पर करें। देखिएगा ध्यान से, हमने 2 अलग अलग मिरर्स यहाँ पर बना लिए हैं, पर दोनों में हमने यूज क्या किया है? पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि हमने यहाँ पर इसकी जो बैक सरफेस है, जिसे आप रफ सरफेस भी बोल सकते हैं, वो पीछे वाली रखी है। इसका मतलब जो इसकी इनर सरफेस है ये कैसे एक्ट करेगी? इट विल एक्ट लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब हमने इस होलो स्फेयर के पार्ट के आउटर साइड को सिल्वर पॉलिश किया है और इनर साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो मिरर हमें मिलता है, दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोला जाता है इसे? कॉनकेव मिरर। और अगर इसी होलो स्फेयर के पार्ट के इनर साइड पर अगर आप सिल्वर पॉलिशिंग करें, रेड कलर का पेंट करें, मतलब जो पीछे वाली सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पर एक्ट कर रही है रफ सरफेस की तरह, और जो इसकी आउटर सरफेस है वो यहाँ पर एक्ट कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। तो अगर इस होलो स्फेयर का आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करे और इनर पार्ट रफ सरफेस की तरह एक्ट करे, तो जो हमको मिरर मिलता है, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इज इट ओके? तो फाइनली हमें यहाँ पर 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। फर्स्ट इज concave mirror and another is convex mirror.
concave mirror is that type of mirror, is that spherical mirror in which this bent in surface act as a reflecting surface. Is it okay? And convex mirror is that spherical mirror in which this bulging out surface act as a reflecting surface. bulging out का मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई जो surface है, अगर वो reflecting surface हो तो convex mirror, और अगर अंदर की तरफ bended surface अगर reflecting surface हो तो उस mirror को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा डिटेल में जानना है, सुनते रहिएगा ध्यान से। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस जानने जा रहे हैं। हाँ जी, तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं और हम उनको समझ चुके हैं। बार बार मैं डेफिनेशंस आपके सामने रिपीट करूंगी, हर बार ध्यान से सुनिएगा, सुनते सुनते ही आपको लर्न भी हो जाएंगी कुछ डेफिनेशन। जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, इट इज़ दैट स्फेरिकल मिरर इन विच बेंट इन सरफेस एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग और ये पीछे वाला बैक सरफेस, जिसे आप रफ सरफेस भी बोल सकते हैं। जो दूसरा मिरर हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या है? कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच, दिस इज स्फेरिकल मिरर इन विच दिस बल्ज आउट, बाहर की तरफ जो उभरी हुई सरफेस है, दैट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज इट ओके? तो ये तो हमने जान लिया। अब हमें कुछ डेफिनेशंस जाननी है इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, सुनते जाइएगा ध्यान से। फर्स्ट जो डेफिनेशन हम जानने जा रहे हैं, दिस इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, दोनों के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम कॉमन डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमने एक सिंबल यहाँ पर यूज़ कर रखा है, एंड द सिंबल इज कैपिटल C। ओके, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये जो आपने मिरर बनाया है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, आपने एक स्फेयर से बनाया है, तो हमने वो स्फेयर पूरा तो यूज़ किया नहीं है, पर हाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो मिरर हमने यूज़ करा है वो उस स्फेयर का पार्ट है, राइट? इसी तरीके से जो कॉनकेव मिरर है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। मैंने यहाँ पर वो रफ इमेज बना दी है उस स्फेयर की, जिस स्फेयर के इस पार्ट को आप मिरर की तरह काम में लेने जा रहे हैं। तो जो आपने स्फेयर बनाया, डेफिनेटली इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, इस स्फेयर का भी, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्फेयर बनाया है, इस मिरर का भी। Is it okay? So whatever the center of this sphere is, जो भी इस स्फेयर का सेंटर है, उसी को हम स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। Is it okay? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, हम लिख देते हैं यहाँ पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड as the center of sphere of which the mirror, और spherical mirror भी आप लिख सकते हैं, of which the mirror is a part। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? मतलब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। तो जिस भी स्फेयर का सेंटर, जिस स्फेयर से आपने मिरर बनाया है, उसी स्फेयर के सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर का क्या बोला करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किससे डिनोट करा करते हैं? कैपिटल C से। ओके,
तो ये हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसे करके हमको 1 बाय 1 और भी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी है। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ ताकि आप बाकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख सकूँ। ध्यान से देखते जाइएगा। जो सेकंड डेफिनेशन हमको जाननी है वो है पोल की। और पोल क्या होता है ये जानने से पहले हम इसको भी एक सिंबल दे देते हैं। अ सिंबल इज गिवन टू दिस पोल। पोल इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल P, स्मॉल p आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये पोल क्या होता है, देखिए मिरर का ये आपने रफ पार्ट ड्रॉ तो करा है, स्फेयर यहाँ पे ड्रॉ करा है, यहाँ पर भी स्फेयर ड्रॉ करा है, पर ये पूरा स्फेयर मिरर नहीं है। मिरर सिर्फ कितना सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही मिरर है। यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये स्फेयर हम फिर भी थोड़ी देर के लिए बने रहने देंगे क्योंकि हमें इसको काम में लेना है कुछ और डेफिनेशंस को जानने के लिए। पर फिलहाल हम पोल जानने जा रहे हैं और पोल की डेफिनेशन सुनिएगा। पोल की डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। आप चाहें तो मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर बोलें और आप चाहें तो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर बोलें। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला है मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर कहाँ है आपका? क्या ये पूरा स्फेयर मिरर है? नहीं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, मिरर सिर्फ इतना सा है, यहाँ से शुरू होकर के और ये यहाँ तक खत्म। इज इट ओके? तो ये जो मिरर आपके सामने बनाया गया है ये है इसका मिड पॉइंट, एंड दिस मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स पोल। ओके, हमने यहाँ पर सिंबल लिख भी दिया है, याद रखना होगा आपको। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर के पोल की डेफिनेशन बोलें तो क्या अलग होगी? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर का पोल भी सेम ही होता है, डेफिनेशन सेम ही रहती है। मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, तो ये है यहाँ पर हमारे मिरर का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड दिस इज पोल। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली है स्फेरिकल मिरर के लिए। वन इज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अनदर इज पोल, पर डेफिनेशंस अभी और भी बाकी हैं, सुनते जाइएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड डेफिनेशन ओनली फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। इज इट ओके? तो जो नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस का भी कोई सिंबल होता है क्या? नहीं, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, डेफिनेशन जरूर होती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ पर भी वही सेम है। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इज इट ओके? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं डेफिनेशन लिख रही हूं यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस इज डिफाइंड एज अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर लाइन वर्ड यूज़ किया है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आपको पता है। मैंने लाइन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब कि ये इसके एंड पॉइंट्स नहीं हैं। आप इसे दोनों ही डायरेक्शन में चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी जितना मर्जी हो उतना एक्सटेंड कीजिए और इधर भी जितना मर्जी हो उतना एक्सटेंड कीजिए। तो ये जो लाइन हमको मिली है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? वहाँ पर भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस वही है, अ लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी एक्सटेंड की जा सकती है और इधर भी एक्सटेंड की जा सकती है, राइट? यहाँ पर भी हम इसको लेबल कर देते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब हमने 3 डेफिनेशन जान ली है, और भी जानते हैं। चलिए, फोर्थ डेफिनेशन अब हम लोग जानने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। ये डेफिनेशन मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ,
ताकि आप इन्हें पढ़ें और इनको याद रखें। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखोगे तब तक आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आगे समझने में भी मज़ा आएगा। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल आर। याद रखिएगा, स्मॉल आर हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर, रेडियस बोलते ही शायद आप यहाँ तो इमेजिन कर पा रहे होंगे कि व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ पर मार्क भी कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप दूसरे टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस स्फेयर से आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है उसी स्फेयर की रेडियस को हम स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। डेफिनेशन यहाँ पर भी सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड as the distance between pole and center of curvature। तो ये थी हमारी स्फेरिकल मिरर की फोर्थ डेफिनेशन। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी जा रही हैं, द सेम हैज़ टू बी रिटन इन द एग्जाम्स, नो मॉडिफिकेशन, नो वेरिएशन, नो मोर स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। दिस इज ऑलरेडी अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यू कैन राइट डाउन इट डायरेक्टली। ओके, तो ये आपने पढ़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, this next definition is fifth one for the spherical mirror, and now we have to know about the aperture of a mirror। हम aperture जानने जा रहे हैं। ये aperture क्या होता है, अच्छा सुनिएगा। अब हमको इस aperture को जानना हो और इसके आगे की कितनी भी डेफिनेशन जाननी हो, अब हमको हमारा ओरिजिनल मिरर ही काफ़ी है। ये जो हमने इसका कंप्लीट स्फेयर बनाया था, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ये मिरर का पार्ट भी नहीं है। ओके, तो देखिएगा जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम जानने जा रहे हैं, अपर्चर। अपर्चर क्या है? अपर्चर इज दैट पार्ट ऑफ मिरर, अपर्चर इज दैट पार्ट ऑफ मिरर which is exposed to incident light। मतलब आपके मिरर का पूरा हिस्सा, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इंसिडेंट लाइट फॉल होगी या इंसिडेंट लाइट फॉल हो सकती है, द कंप्लीट पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स अपर्चर। इज इट ओके? मतलब कि यहाँ से अगर आप शुरू करें और यहाँ पर ख़त्म हो जाएं, तो ये जो पूरा पोर्शन है, दिस कंप्लीट पोर्शन ऑफ मिरर इज नोन एज इट्स अपर्चर। तो आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लिखें कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मिरर विच इज़ एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट लाइट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मिरर through which reflection of light takes place। Is it okay? क्योंकि definitely जहाँ जहाँ इंसिडेंट रे फॉल होगी वहाँ वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब ये जो मिरर का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। अगर हम यहाँ इस कॉन्केव मिरर का अपर्चर लिखना चाहें तो दिस अपर्चर कैन बी रिटन एज mm dash। Is it okay? This complete portion is known as its aperture। यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम
सेम सिंबल भी आप दे सकते हैं, चलेगा, M डैश, दिस कंप्लीट पार्ट, ये जो फ्रंट वाला आपको दिखाई दे रहा है जहाँ इंसिडेंट रे आएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, दिस कंप्लीट पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स एपर्चर। मतलब एपर्चर आपको मिरर का साइज बताता है। अगर आप बोलें कि अ मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर, मतलब मिरर बड़ा है। अगर आप बोलें मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, मतलब आपका मिरर छोटा है। इज इट ओके? तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर का एपर्चर। अब हमको क्या जानना है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग जानने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ मिरर दिखना चाहिए और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस दिखनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये आपको बहुत सारी बातें बताएगी, सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं बताएगी, और भी बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी। तो आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी है? दिस इज फॉर द प्रिंसिपल फोकस, एंड प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, नॉट बाय स्मॉल f। स्मॉल f से हम कुछ और डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को आपको कैपिटल F से ही डिनोट करना है। तो देखिए, ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, दोबारा से बना रही हूँ मैं, डेफिनेशन भी बार बार बोलूँगी। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका मिड पॉइंट जिसे आपने नाम दिया था पोल, और ये इसका सेंटर जो मैं अप्रॉक्सीमेशन के साथ में लोकेट कर रही हूँ। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर रेडियस का स्फेयर बनाएं, उससे आर्क लगा कर के आप फिर उसको सेंटर को लोकेट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, आपके रे डायग्राम्स बढ़िया बनेंगे। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। ये हमने बना दी है लाइन, लाइन का नाम आपको याद होगा, दिस इज अ लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर भी हम बनाएंगे। Convex mirror is this mirror. Inner surface is silver polished and outer surface act as a reflecting one. और ये हमने बनाई वही सेम लाइन पोल, और ये हमने बना दिया अप्रॉक्सीमेशन के साथ लोकेट कर दिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो डेफिनेशन हम जानने जा रहे हैं, दिस इज ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड स्टैंडर्ड सिंबल इज ऑल्सो गिवन टू दिस इज फोकस, ओके, कैपिटल F। सुनिएगा, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन जानने के लिए हमें इस कॉनकेव मिरर पर एक बीम ऑफ लाइट फॉल करवानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? बीम ऑफ लाइट का मतलब अ बंडल ऑफ लाइट रेज। इज इट ओके? ये बंडल ऑफ लाइट रेज हमने किस पर फॉल करवाया? कॉनकेव मिरर पर। इज इट ओके? तो हमने क्या फॉल करवाया? बीम ऑफ लाइट। क्या आपको इस बीम ऑफ लाइट में कोई खास बात दिखाई दे रही है? बिल्कुल खास बात दिखाई दे रही है, और खास बात यह है कि ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, एज वेल एज दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो, एंड देयरफॉर आप इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। इज इट ओके? whenever a bundle of light rays, a group of light rays in which all the light rays are parallel to each other, that can be written as parallel beam of light। तो आपने कॉनकेव मिरर पर क्या फॉल करवाया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने यहाँ पर फॉल करवाई है, दिस शुड ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस लाइन। नाम याद है आपको इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? देन व्हाट वुड हैपन? क्या होता है? अभी तक आपने जितना भी पढ़ा लाइट में, आपको क्या लगता है अगर लाइट रे फॉल होगी मिरर पे तो इसके स्ट्राइक होने के बाद में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन शुड बी देयर, लाइट रे लौट कर आनी चाहिए वापस, और यहाँ पर भी वही होगा। व्हेन दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू दिस कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें इस लाइट रे की अलग रिफ्लेक्टेड रे, इसकी अलग और इसकी अलग मिलेगी। और किस तरह से मिलेगी? देखिएगा, ये यहाँ से टकराकर यहाँ आएगी, और दूसरी वाली भी टकराकर सेम पॉइंट पे आएगी, ये वाली भी टकराकर बिल्कुल उसी पॉइंट पे, और ये वाली भी टकराकर बिल्कुल उसी पॉइंट पे। इज इट ओके? मतलब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आकर के इकट्ठी हो गई हैं।
इज इट ओके? और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां ये सारी लाइट रेज आकर इकट्ठी हो गई हैं, इसी पॉइंट को हम बोला करते हैं प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके? तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन तो हम थोड़ी सी देर में लिख लेंगे, पर उससे पहले कॉनकेव मिरर का एक नेचर हमारे सामने आया कि अगर इसके पास में आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करवाओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद में सारी लाइट को ही क्या कर देगा, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। इज इट ओके? एंड दिस नेचर इज नोन एज कन्वर्जिंग नेचर। क्या बोला जाता है इस नेचर को? कन्वर्जिंग नेचर बोला जाता है। तो जो कॉनकेव मिरर है, इसके इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कैन ऑल्सो बी नोन एज कन्वर्जिंग मिरर as it can converge a parallel beam of light which falls on this concave mirror. Is it okay? ठीक है। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसा ही करता है? अगर उसके ऊपर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करवाएं तो क्या वो भी रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है? चलो देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम इसके ऊपर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करवाने जा रहे हैं। ये हमने फॉल करवाई, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और दोबारा से यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट एप्लीकेबल है कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने यहाँ पर 1 2 3 4 रेज फॉल करवाई हैं, all these light radiations, all these light rays should also be parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ भी पैरेलल थी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ भी पैरेलल है। इज इट ओके? तो चलिए, क्या कॉन्वेक्स मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? ये तो अब हमारे लिए सोचने का पॉइंट ही नहीं है, ये तो हमें समझ में आ चुका है कि अगर लाइट रेडिएशन मिरर पे फॉल हो रही हैं तो रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली होगा, पर कैसे होगा ये हमको यहाँ जानना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ चली गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे चली गई, तीसरी रिफ्लेक्टेड ऐसे, और चौथी रिफ्लेक्टेड ऐसे। मतलब इसने रिफ्लेक्शन के बाद में सारी रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करा, तो फिर क्या किया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सारी डायरेक्शन में भेज देने वाले प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोला जाता है इसको? डाइवर्जेंस। तो एज यू कैन सी, दिस कॉन्वेक्स मिरर इज गोइंग टू डाइवर्ज दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर is opposite in the behavior as that of the concave mirror. This mirror act as a diverging mirror. कौन सा मिरर बोला जाता है इसको? डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। इज इट ओके? पर खैर, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर तो हमें समझ में आ गया, पर इसका फोकस तो हमें मिल गया था और उसका फोकस हमें नहीं मिला है। तो उसका फोकस ऑब्टेन करने के लिए ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर आप इन्हें बिल्कुल पीछे स्ट्रेट लेके जाना होगा आपको, तो जहाँ भी ये मिलेंगी डॉटेड पार्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि असली में तो जा नहीं सकती ये लाइट रेज मिरर के पीछे, इमेजिनरी पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये पीछे जाकर मिलेंगी, उस पॉइंट को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल फोकस जो है ये हमको जानना है, डेफिनेशन हम इसकी लिखने जा रहे हैं। क्या है प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन? देखिएगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पर है ये पॉइंट? प्रिंसिपल एक्सिस पर है ये पॉइंट। क्या सही है ये बात? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस पर हमारा प्रेजेंट है फोकस। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस पर प्रेजेंट है हमारा फोकस, पर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। देखिएगा ध्यान से, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल, और मैं आपके लिए दोबारा लिख देती हूँ कंफ्यूज ना हो, वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज। किसकी रिफ्लेक्टेड रेज है ये किसकी रिफ्लेक्टेड रेज है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट की। यहाँ पर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की
और यहाँ पर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की, राइट, तो हम वो भी लिखेंगे वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिखना काफ़ी होगा? बिल्कुल भी नहीं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के साथ एक वर्ड और मेंशन करना होगा, दैट इट इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, हम दोबारा से डेफिनेशन को रीस्टार्ट करते हैं, खत्म नहीं हुई है डेफिनेशन, अभी भी थोड़ी लंबी डेफिनेशन है ये। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट्स। या तो ये असली में मिलेगी, देखो असली में मिल रही है, कौन से मिरर में असली में मिल रही है? कॉनकेव मिरर में। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स, इज इट ओके? पर अगर बात कॉन्वेक्स मिरर की करें तो क्या यहाँ पर भी रेज एक्चुअली मीट हो रही है? नहीं, यहाँ वर्चुअली मीट हो रही है। बात समझ में आई? मतलब एक्चुअली मीट के साथ में आपको लिखना होगा और appears to meet is known as principal focus, is it okay? And denoted by capital F। तो हम लिख देते हैं आगे is known as principal focus, और इसको डिनोट भी कर देते हैं। प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करेंगे? सिंबल से। कौन से सिंबल से? कैपिटल F से। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको रेज रियली मीट हुई थी यहाँ पर। इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर का ये फोकस आपको मिला है, ये इसका रियल फोकस होता है, इज इट ओके? और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस आपको मिला है ये असली में नहीं मिला है, रेज आपको इमेजिनरी मीट कराना पड़ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि यहाँ जो फोकस आपको मिला है दिस इज अ वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है ये? वर्चुअल फोकस है। बात समझ में आ गई? तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो अब बड़ी आसान है, इसको आप पढ़िएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, याद रखनी पड़ेगी तो ही याद रहेगी, अपने आप याद नहीं रहेगी, इज इट ओके? तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम जानने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है 7th एंड दिस इज ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल f। क्या है ये फोकल लेंथ? ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। वहाँ पर भी, बिल्कुल वहाँ पर भी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, इज इट ओके? तो फोकल लेंथ हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, बस यही डेफिनेशन है, कोई इसको और मॉडिफाई करके और लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सी ही लिखनी है डेफिनेशन। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल f। चाहो तो पूरा लाइन लिखो और चाहो तो बस ब्रैकेट में आप सिंबल स्मॉल f लिख दो, ये सफिशिएंट है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमको देखनी है ये लास्ट डेफिनेशन है, पर थोड़ी आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। डेफिनेशन तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, पर यहाँ पर थोड़े अलग तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये लास्ट डेफिनेशन है। ये जो लास्ट डेफिनेशन आपको पढ़नी है ये है नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन तो हमने प्लेन मिरर के लिए भी पढ़ी थी, और डेफिनेशन यहाँ पर भी वही है, सेम। क्या है सेम? नॉर्मल इज अ लाइन विच makes an angle of 90 degree with the reflecting surface। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल।
और नॉर्मल की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है, ये सेम ही रहेगी। चलो तो हम इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहे हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। थोड़ा ध्यान से देखना होगा आप लोगों को इसका नॉर्मल। ओके, तो जैसे हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया और ये कॉनकेव मिरर का पोल और ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना दी इसकी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बता देती हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आपको लोकेट करना होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके? खैर, फिलहाल हमें नॉर्मल पढ़ना था। तो एज वी नो दिस नॉर्मल इज अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या हम ये लाइन जो बना रहे हैं ये नॉर्मल हो सकती है? देखिए आप ध्यान से, ये लाइन है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। इज इट ओके? क्या ये लाइन नॉर्मल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी देखिए ये एंगल हमें 90 डिग्री का नहीं मिल रहा है। मतलब हमने प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल जिस तरह से बनाए थे वैसे नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। डेफिनेशन तो सेम है पर बनाने का तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम स्फेरिकल मिरर्स के नॉर्मल किस तरह से बनाएं देखिएगा। स्फेरिकल मिरर के नॉर्मल बनाने के लिए हमको सारे नॉर्मल आप जितने भी बनाना चाहें उतने बनाएं, पर सारे नॉर्मल कहाँ से पास करवाने पड़ेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर आपकी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो डेफिनेटली जो एंगल आपको यहाँ मिलेगा सरफेस पे वो डेफिनेटली 90 डिग्री मिलेगा। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप इस लाइन के साथ में ये भी ऐड कर दें कि दिस इज अ लाइन, इट शुड ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करानी पड़ेगी तो ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वरना आप इसके अलावा कितनी भी लाइंस बना लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में एंगल आपको 90 डिग्री का नहीं मिलेगा। क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये अप्रोक्सीमेशन के साथ बनाया हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप चाहें जितनी लाइन पास करवाएं, जब आप कंपास से आर्क लेकर के बनाएंगे तो बना के देखिएगा आप अपने घर पे, यहाँ जो एंगल आपको मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो नॉर्मल की डेफिनेशन सेम है, बस बनाने का तरीका बदल गया है। हमें इसको बनाने के लिए हमेशा लाइन कहाँ से पास करनी पड़ेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो फाइनली हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जान लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इन मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।